गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हम शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम शीत युद्ध के द्वितीय चरण जो 1953 से 63 तक चला, इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का जो वैश्विक परिदृश्य में काफ़ी बहुत प्रभावित किए, इन सभी घटनाक्रमों का हम एक एक करके सब अध्ययन करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं कि शीत युद्ध के द्वितीय चरण में अर्थात इस काल में दोनों देशों के नेतृत्व में सबसे बड़ा तो क्या हुआ, परिवर्तन आया। अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व में परिवर्तन आया, अर्थात वहां के राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग आए। देखिए, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर हैं, तो वहीं सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु 1953 में हो गई थी। तो उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो थे ख्रुश्चेव। कौन थे? ख्रुश्चेव। आइजनहावर और ख्रुश्चेव के मध्य का काल माना जाता है। शीत युद्ध का जो द्वितीय चरण है वो आइजनहावर और ख्रुश्चेव के मध्य का काल है। 1952 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में आइजनहावर चुनाव जीत गए थे। उन्होंने उनके राज्य सचिव सर जॉन फॉस्टर डलेस, उनके जो सचिव थे जिनका नाम था सर जॉन फॉस्टर डलेस, ने साम्यवाद पर नियंत्रण करने तथा अमेरिका की विदेश नीति के रूप में बड़े पैमाने पर प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की थी। जॉन फॉस्टर डलेस का बहुत बड़ा खतरनाक एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत बड़े मतलब यूँ समझ सकते हैं कि इस शीत युद्ध के औचित्य सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने साम्यवाद पर नियंत्रण अर्थात कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट जो प्रचार प्रसार दुनिया में जो हो रहा था उस पर नियंत्रण करने का पूरा अपना महत्वपूर्ण अमेरिकी विदेश नीति में उसको प्राथमिकता के साथ रखना उनका एक महत्वपूर्ण मतलब दौर या भूमिका के तौर पे देखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष में क्या होता है, नेतृत्व परिवर्तन होता है। नेतृत्व परिवर्तन होने के साथ साथ इस साम्यवादी विचारधारा, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना तथा अमेरिका की विदेश नीति में इसे प्रमुखता के साथ रखकर उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सोवियत संघ ने 1953 में स्टालिन की मृत्यु के कारण रूस के सर्वोच्च नेतृत्व में भी परिवर्तन आया था। ख्रुश्चेव प्रधानमंत्री बने। इन्होंने पूंजीवादी साम्राज्यवाद को नियंत्रित करने की प्रतिज्ञा को बनाए रखा। अब आप देखिए, समझ सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका है जो जॉन फॉस्टर डलेस और सब कुछ एक ही कहते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण जो कोई तत्व है वो यही है कि हम किसी भी हालत में साम्यवाद को रोकेंगे, साम्यवाद को रोकने से बढ़ने से रोकेंगे, किसी भी हालत में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाए। वहीं ख्रुश्चेव के नेतृत्व में उन्होंने ये तय किया कि हम पूंजीवादी साम्राज्यवाद को नियंत्रित करके ही रहेंगे। आप समझ सकते हो कि इस दौर में भी दोनों ही महाशक्तियों के मध्य एक महत्वपूर्ण तनाव बढ़ता जा रहा है, तनाव का दौर गुजरता जा रहा है। कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है और भयंकर रूप से एक दूसरे की विरोधी विचारधाराओं के खिलाफ खड़े हैं और इसके लिए अपना कदम उठा रहे हैं। बात स्पष्ट हुई। अब इस दौर में क्या क्या घटनाक्रम होता है, एक एक करके हम उसको समझते हैं। पहले है हिंद चीन की समस्या। हिंद चीन की समस्या क्या है समझते हैं। देखो, आजकल जो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस का जो क्षेत्र है, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? हिंद चीन क्षेत्र। समझ क्या? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? हिंद चीन क्षेत्र। ये घटनाक्रम 1954 से शुरू होता है, 1954 से।
1954 में हो ची मिन्ह की सेना तथा फ्रांस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। किसकी? हो ची मिन्ह की सेना और फ्रांस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। अभी हो ची मिन्ह वियतनाम से है और इनकी सेनाओं और फ्रांस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। अब आप सोचो, घटनाक्रम बहुत बड़ा विस्तृत है। ये जो फ्रांस है, आप सभी को पता है कि अमेरिका के साथ है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ लड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आज अमेरिका के पीछे खड़ा है, उसका सैटेलाइट स्टेट बनकर, उसका पिछलगू राज्य बनकर। तो अब वहाँ ये जो क्षेत्र है ये फ्रांस का उपनिवेश था, फ्रांस का इस पर पूरा नियंत्रण था। तो फ्रांस की सेनाओं और हो ची मिन्ह की सेनाओं के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। अब हो ची मिन्ह है, उनकी सेनाओं को किसका? सोवियत संघ और साम्यवादी चीन का पूरा समर्थन प्राप्त था। यानी कह सकते हैं कि हो ची मिन्ह है वो पूरे साम्यवादी खेमे से हैं और उनके सामने कौन है? फ्रांस की सेना जो पूंजीवादी अर्थात उदारवादी राज्य से संबंधित है। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। पर ध्यान ये रहना है कि हो ची मिन्ह है, उनकी सेनाओं का पूरा सपोर्ट किसका है? सोवियत संघ का है और साम्यवादी चीन का है। इन दोनों का पूरा समर्थन है कि आप युद्ध करिए, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी युद्ध की सामग्री होगी हम पूरी करेंगे, बस आप युद्ध कीजिए। पूरा सपोर्ट उनका मिल गया। तथा फ्रांस की सेना को भी अब स्वाभाविक है कि जब हो ची मिन्ह के साथ जब फ्रांस आ गया, माफ कीजिए, सोवियत संघ आ गया, चीन आ गया, तो फ्रांस तो अमेरिका का मित्र राष्ट्र है, वो तो स्वाभाविक है कि उसके समर्थन में अमेरिका आएगा। इसलिए फ्रांस की सेना को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। समझ गया? अब फ्रांस अपनी लिप्तता से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए एक शांतिपूर्ण हल की वकालत करता था। अब फ्रांस क्या एक लंबे समय से वहाँ पर अपना उपनिवेश बना रखा था, लेकिन वहाँ की परिस्थितियों से और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से मतलब सब कुछ बड़े मुश्किल से वो चाहता था कि अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मतलब मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वो अपने यहाँ से छुटकारा पाने की स्थिति में था। इसलिए उसने क्या किया कि मैं चाहता हूँ कि युद्ध न होकर एक शांतिपूर्ण हल निकल जाए, मैं शांतिपूर्ण हल की वकालत करता हूँ। वहीं सोवियत संघ तथा चीन यहाँ पर अमेरिका के दखल को कम करना चाहते थे। अब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों चाहते थे कि ये क्षेत्र भाई हमारा एक वियतनामी एक साम्यवादी राष्ट्र है और वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका के यहाँ पे दखल अंदाजी हो, अमेरिका का इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर हो। इसलिए अमेरिका यहाँ से निकल जाए, ऐसा चीन और सोवियत संघ दोनों चाहते थे। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ कि हिंद चीन पर जेनेवा में एक समझौता किया गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एक समझौता किया गया, जिसमें ये तय किया गया कि वियतनाम को साम्यवादी उत्तरी वियतनाम और लोकतांत्रिक दक्षिणी वियतनाम के बीच विभाजन किया जाएगा। मतलब जेनेवा समझौते में क्या हुआ, इस वियतनाम को 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें जो उत्तरी होगा वो साम्यवादी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी होगा वो लोकतांत्रिक दक्षिणी वियतनाम के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन समझौते के 24 घंटे के भीतर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य युद्ध शुरू हो गया। समझौता हो गया, विभाजन हो गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर दोनों के मध्य युद्ध शुरू हो गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को भारी सहायता देनी शुरू कर दी। अब जो दक्षिणी वियतनाम था वो पूरी तरह से अमेरिका समर्थित था और अमेरिका ने उसको पूरा सपोर्ट किया कि कुछ भी हो जाए, जो भी आपको युद्धक सामग्री जैसी आर्थिक सहायता जो कुछ चाहते हो पूरी हम देंगे, बस आप पीछे नहीं हटना है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वियतनाम युद्ध में अमेरिका शामिल हो गया। सोवियत संघ और चीन ने उत्तरी वियतनाम को भारी मात्रा में सैनिक और आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी। उत्तरी वियतनाम पूरी तरह से साम्यवादी, ये दक्षिणपंथी, मतलब कहने पर अमेरिका समर्थित। तो ये पूरी तरह से इस युद्ध का पूरा केंद्र कहाँ हो गया, हिंद चीन की आधार पर अर्थात वियतनाम में आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चल रहे शीत युद्ध के साथ जुड़ गया, क्योंकि दोनों महाशक्तियों के यहाँ पर हित थे, दोनों महाशक्तियाँ इसमें आंकड़ी हुई थी। तो इसलिए स्वाभाविक था कि यहाँ पर कोई अपने आप को कम नहीं आंकना चाहता था और दोनों ही शक्तियाँ इन्वॉल्व हो गई हिंद चीन के क्षेत्र पर। अब वियतनाम में अमेरिका की नीति के पीछे ये विचार था कि वियतनाम में साम्यवाद की विजय और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल देगी। कहने का तात्पर्य कि अगर इस क्षेत्र में साम्यवाद की विजय हुई, साम्यवाद का प्रभुत्व बढ़ा,
तो फिर इससे इस पूरे इलाके में यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अमेरिका की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी, अमेरिका का यहाँ से प्रभाव खत्म हो जाएगा तथा कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, बर्मा में साम्यवाद के प्रसार को प्रोत्साहन मिलना शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने विश्व जनमत का विरोध की परवाह न करते हुए उत्तरी वियतनाम ठिकानों पर बम वर्षा जारी रखी। अर्थात उसने देखा कि मेरा इस क्षेत्र से दबदबा खत्म हो जाएगा, प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा प्रभुत्व खत्म हो, इसलिए उसने क्या किया है, उत्तरी वियतनाम के ठिकानों पर उन्होंने बम वर्षा शुरू कर दी। किसने? अमेरिका ने। सोवियत संघ, चीन ने अमेरिका का कड़ा विरोध किया, यानी सोवियत संघ ने और अमेरिका ने चीन ने दोनों ने मिलकर अमेरिका का पूरा विरोध किया। उत्तरी वियतनाम की खुले दिल से सहायता देने के लिए वो अब देश आगे भी आगे कि जब आप बम वर्षा कर रहे हो, हमारा मान भी दे रहे हो, तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी उत्तरी कोरिया की पूरी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार समझ सकते हो ये जो वियतनाम वाला जो मैटर हुआ, तो पूरी तरह से दोनों ही महाशक्तियाँ उसमें इन्वॉल्व होके और पूरी तरह शीत युद्ध को यहाँ पर केंद्रित कर दिया। ठीक है, ये था हिंद चीन की समस्या। अगला है महत्वपूर्ण सैनिक संगठन, सैनिक संधियां, जो एशिया के अलग अलग क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ये सब शुरू हो गया अमेरिका के द्वारा। तो देखो, एक है सीएटो, एक है सैंटो, एक है वार्सा पैक्ट का गठन। सीएटो सैंटो अमेरिका की थी, वार्सा पैक्ट सोवियत संघ का था। देखो एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ साम्यवाद का प्रचार रोकने के लिए सीटो मेडो का 8 सितंबर 1954 को संधि पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए, सीटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस संधि का जो मूल सदस्य थे और उद्देश्य वो ये था कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस में साम्यवादियों के प्रभाव को कैसे रोका जा सके, इसका प्रत्युत्तर के रूप में उन्होंने सीएटो का गठन कर लिया। इसी प्रकार से मध्य एशियाई यानी जो मिडिल एशिया है, वहाँ पर अपने राज्यों का प्रभाव करने के लिए उन्होंने सैंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इस संधि समझौते को किया। यहाँ पर अमेरिका को सोवियत संघ के विरोधी कदम उठाना था, ये भी उसमें वो सक्सेस हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि सीएटो 1954 में, सैंटो 1958 में। सैंटो को बगदाद संधि के नाम से भी जान सकते हैं। तो दोनों ये जो संधियां हुई, ये सैनिक संधि थी और यहाँ पर अमेरिका ये चाहता था कि मध्य एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई में अमेरिका के प्रभुत्व को किसी प्रकार की चुनौती प्राप्त न हो, अमेरिका के प्रभुत्व को किसी प्रकार का चैलेंज न मिले, अपने यहाँ पर प्रभुत्व जमा रहे, इस वजह से ये किया। और फिर जब नाटो, सीटो, सैंटो, मिडो इस प्रकार से किस संधियाँ अस्तित्व में आ रही थी, तो क्या सोवियत संघ में चुप बैठता क्या? नहीं ना। तो देखो क्या किया, 14 मई 1955 सोवियत संघ और उसके साथी 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। सोवियत संघ और उसके साथी 8 देशों ने क्या किया? वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। पैक्ट मतलब समझौता। इसमें पूर्वी यूरोपीय समाजवादी राज्य सभी शामिल थे। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो समाजवादी राज्य थे, वो सब इसमें शामिल थे। और इसका उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद के आक्रमण को रोकना था, जो अमेरिका के प्रभाव को खत्म करना था। इसके अनुसार यदि किसी सदस्य राष्ट्र पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश उसकी सैनिक सहायता करेंगे। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि ये वार्सा पैक्ट नाटो का प्रत्युत्तर था। यानी वार्सा पैक्ट में जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, इसमें से किसी एक पर भी हमला होता है तो सभी सदस्यों पर यह माना जाएगा कि सब पर हमला हुआ है और सभी सदस्य मिलकर उसका प्रत्युत्तर देंगे, उसका जवाब देंगे। आई बात समझ में? तो ये था एक प्रकार से एक सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में नाटो का प्रत्युत्तर। तो समझ सकते हैं कि दोनों ही महाशक्तियां किसी भी स्तर पर पीछे हटना स्वीकार नहीं करती हैं, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर है। अगली समस्या आती है हंगरी की समस्या। हंगरी में क्या हुआ? देखो 1954 में 1956 में हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का पश्चिमी शक्तियों द्वारा कड़ा विरोध किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शीत युद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई।
मतलब सोवियत संघ ने जिस प्रकार से हंगरी के शासन व्यवस्था में जो विरोध किया और वहाँ पर जो समाजवादियों को जो बल प्रदान किया, इससे पश्चिमी शक्तियों को रास नहीं आया और पश्चिमी शक्तियों ने बहुत उसका पूरा विरोध जताया। इससे मतलब कह सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा और शीत युद्ध में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभिवृद्धि हुई। साथ ही साथ स्वेज नहर संकट 1956 में, आप सभी को पता होगा, हुआ क्या था कि स्वेज नहर का मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, राष्ट्रीयकरण किया। अब इसके जवाब में फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने, ब्रिटेन और इजराइल तीनों ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, मिस्र पर हमला बोल दिया। इसे अमेरिका ने नापसंद किया। अमेरिका ने नापसंद इसलिए किया क्योंकि यह युद्ध मिस्र तथा अन्य मुस्लिम देशों को सोवियत सहायता लेने तथा उसके प्रभाव के नीचे रहने के लिए बाध्य कर देगा। कहने का तात्पर्य कि अब ये जो स्वेज नहर के लिए आप मतलब फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर उस पर जो हमला किया है, इससे दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर अब उसको पता है कि फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल अमेरिका के मित्र हैं। अब इनकी सहायता के लिए अमेरिका आएगा तो अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर ये मुस्लिम राष्ट्र तो मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि इन सभी मुस्लिम राष्ट्रों की सहायता देने के लिए कौन आ जाएगा? सोवियत संघ आ जाएगा। दिक्कत सोवियत संघ की थी कि सोवियत संघ यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन उनको समस्या हुई कि सोवियत संघ आ गया। अब अमेरिका ने इसको बहुत बड़ी पसंद नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो गई। इसलिए अमेरिका चाहता था कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए तो सोवियत संघ को ज़्यादा हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा। सोवियत संघ ने मिस्र के साथ देकर मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। इससे पहले सोवियत संघ का मध्य पूर्व एशियाई देशों में अपना प्रभाव नहीं था, ठीक है। लेकिन जब सोवियत संघ ने कहा कि नहीं, मिस्र को कह दिया कि आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, तो उनको मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। इससे मिस्र पर आक्रमण बंद करने को कहा, साथ ही धमकी दी अगर ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने युद्ध समाप्त न किया तो वे परमाणु शस्त्रों का प्रयोग शुरू करेगा। किसने कहा? सोवियत संघ ने कह दिया। सोवियत संघ ने खुली धमकी दे दी कि अगर ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल तीनों मिलकर युद्ध समाप्त नहीं करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? परमाणु शस्त्रों का प्रयोग भी शुरू कर देंगे। और ब्रिटेन, फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कहने पर युद्ध विराम किया। इस प्रकार स्वेज संकट तो समाप्त हो गया, लेकिन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ तथा यूएसए यानी अमेरिका के मध्य शीत युद्ध बना रहा। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध के फलस्वरूप इस मध्य पूर्वी एशियाई देशों में भी कौन आ गया? सोवियत संघ आ गया। आई बात समझ में? अब देखिए, अगला है आइजनहावर सिद्धांत। जून 1957 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी एक नीति की घोषणा की। आपको पता है, स्वेज संकट 1956 में और आइजनहावर तत्कालीन समय में राष्ट्रपति है, उन्होंने जून 1957 में एक नीति घोषणा की। क्या की? इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस में राष्ट्रपति को पश्चिमी एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने और सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया। अमेरिका को पता हो गया कि अब फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर जो काम किया है, अब यहाँ पर शक्ति शून्यता उत्पन्न हो गई और हमने कुछ नहीं किया तो सोवियत संघ अपनी पैर जमा लेगा और ये क्षेत्र हमारे हाथ से निकल जाएगा। और जो उनका जो सेंटो है, बगदाद संधि है, इन सभी इलाकों को ये प्रभावित करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें तय किया गया कि अमेरिकी कांग्रेस अर्थात वहाँ की जो संसद है, कांग्रेस है, राष्ट्रपति को पश्चिमी एशिया यानी वेस्टर्न एशिया के किसी भी देश के में अगर कोई साम्यवादी आक्रमण होता है तो उसको रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेज सकता है और सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। ये अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को परमिशन दे दी। यह सिद्धांत इस पूर्व धारणा पर आधारित था कि ब्रिटिश शक्ति में कमी के कारण, अब देखो 1945 से पूर्व स्थिति यानी वर्ल्ड वॉर से पहले की स्थिति में ये पूरा इलाका ब्रिटेन के पास था, लेकिन ब्रिटेन की शक्ति में कमी आ गई और मध्य पूर्व में शक्ति शून्य उत्पन्न हो गया। मतलब अब वहाँ पर कोई प्रभावशाली शक्ति नहीं रही। इसे बचने के लिए यदि अमेरिका ने अभी कुछ नहीं किया तो सोवियत संघ उसे भरने का प्रयास करेगा और सोवियत संघ आ गया तो हमारे हितों के प्रतिकूल होगा। इसलिए जब इस प्रकार की कार्रवाई हुई तो सोवियत संघ को भी बुरा लगा
और शीत युद्ध में बहुत बड़ी उग्रता आई। तो इस आधार पर देख रहे हैं कि विभिन्न अलग अलग जो मामलों में उष्णता ला रहे हैं, उग्रता ला रहे हैं, और विभिन्न प्रकार सैनिक संगठन इन उपरोक्त के आधार पर इस शीत युद्ध को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।